मांग का नियम क्या कहता है? मांग का नियम कहता है कि जब प्राइस बढ़ेगी तो डिमांडेड क्वांटिटी कम हो जाएगी, है ना? यही पढ़ा था। और जब प्राइस, देख लेते हैं, ये क्वांटिटी है, ये प्राइस है। जब प्राइस बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी कम हो जाएगी, प्राइस घटेगी तो क्वांटिटी बढ़ जाएगी। यही है ना, हम लोग ऐसे ही करते हैं। ये मार्केट पोजीशन है, मान लेते हैं कि प्राइस है और उस समय मार्केट में क्यू क्वांटिटी मांगी जा रही है, ठीक। फिर मान लेते हैं प्राइस बढ़ जाए, प्राइस बढ़ जाए। जब प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी क्या होगी? क्वांटिटी कम हो जाएगी। तो क्वांटिटी कम हो गई, यानी Q से Q1 हो गई और यहाँ प्राइस हमारा बढ़ करके P से P1 हो गया था, ठीक है। अब इसका अगर उल्टा देख लें, मीन्स अगर प्राइस घट जाए तो P2 हो जाए प्राइस, तो डिमांडेड क्वांटिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी, यानी क्वांटिटी हमारी Q1 से Q2 हो जाएगी और प्राइस घट जाएगा P से PQ, ठीक है। इसको हम कहते हैं मांग का नियम। और मांग का नियम में जो dt वक्र होता है, जो डिमांड कर्व होता है, वो क्या होता है? डाउनवर्ड होता है ना, नीचे की तरफ होता है, जिसको हम ऋणात्मक वक्र बोलते हैं, नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, ठीक। तो अब इसमें हमें देखना क्या है, ये मांग का नियम कहलाता है। अच्छा, एक बात और दोनों को बना देता हूं मैं। अगर ऐसा हो जाए, जो ये मार्केट की पोजीशन है, Q क्वांटिटी है, P प्राइस है, तो अब हम इस P प्राइस को कोई कीमत दे दें, मान लेते हैं कि ये 10 रुपया है और ये जो क्वांटिटी है वो हमारी क्वांटिटी जो है मान लेते हैं 1 kg। कोई भी वस्तु है, कोई भी वस्तु हम खरीद रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मान लो कोई भी वस्तु खरीद रहे हैं, उस 10 रुपए में वो 1 किलो मिलती है, ठीक है। अब ये अगर प्राइस 10 रुपया के बजाय 20 रुपया हो जाए तो अब हम ज़्यादा खरीदेंगे या कम खरीदेंगे? कम खरीदेंगे, है ना, कम खरीदेंगे। ये हमारी प्राइस बढ़ रही है और ये तुरंत घट जा रही है, जिसको मान लेते हैं ये ½ kg घटा, मान लेते हैं ½ kg। फिर अगर ये प्राइस घट जाए, ये 5 रुपए हो जाए, तो क्या करेंगे हम? तो अब हम ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, ज़्यादा खरीदेंगे। ये प्राइस घट रही है और हम ये इसको मान लेते हैं 2 kg खरीदेंगे, है ना। अब इनमें दोनों में अंतर क्या है? इनमें दोनों में अंतर क्या है? कुछ नहीं है ना, लेकिन है अंतर। यहाँ पे हमने केवल P रखा और यहाँ हमने 10 रखा, यानी हमने यहाँ पे मात्राएं रख दिया, क्वांटिटी रख दिया, है ना, संख्या रख दिया। यहाँ पे हमने कोई भी संख्या, कोई भी क्वांटिटी नहीं रखा। यही डिफरेंस है। ये मांग का नियम कहलाता है और ये मांग की लोच कहलाता है। क्या कहलाएगा? ये मांग का नियम। और ये क्या कहलाएगा? मांग की लोच। तो अब इससे ये निकला निष्कर्ष कि जो मांग का नियम होता है वो एक गुणात्मक कथन है, सिर्फ एक कथन मात्र है ना। ये एक स्टेटमेंट है, ये क्वालिटेटिव स्टेटमेंट है, जबकि मांग की लोच जो है ये क्वांटिटेटिव स्टेटमेंट, मतलब ये हमें बताएगा कि कितने रुपए में कितनी मात्रा मिल रही है। और ये कह रहा है, ये नहीं बताएगा कितने में कितना मिल रहा है, हाँ, ये बताएगा कि कीमत बढ़ेगी तो कम मात्रा मांगी जाएगी, कितनी मांगी जाएगी इसकी चर्चा मांग का नियम नहीं करेगा। लेकिन मांग का नियम ये भी बताएगा
कि अगर कीमत 10 रुपया है तो हमें कितना सामान मिलेगा, वो ये बताए। तो अंतर क्या हुआ, सिर्फ और सिर्फ संख्या, मात्रा, ठीक है। और ये व्यवहारिक चीजें हैं, ये केवल एक सेट है, ये सैद्धांतिक है और ये व्यवहारिक है, ठीक है। तो यही जो है ये मान की लोच को बताता है, मान का नियम और मान की लोच। तो अगर हम मान का नियम जानते हैं तो मान की लोच भी हमें पता है, ठीक है। चले, और कोई दिक्कत समझ में आए नहीं? चलो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मान की लोच के प्रकार, ये सब इधर देखते देखते लिख लिया करो, बहुत कठिन नहीं है, एक बार तो इसको पढ़ाया जा चुका है ना। तो अब इसको हम देख लेते हैं, मान की लोच के प्रकार। मान की लोच के 5 और उसको प्रकार नहीं, मान की लोच की श्रेणियां बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, डिग्रीज बोलते हैं। मान की लोच की श्रेणियां, डिग्रीज और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मान की लोच की श्रेणियां 5 हैं और भी कुछ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। मान की कीमत लोच, ठीक है, आय लोच और आलिया तिरछी लोच भी होती है, लेकिन हम लोग कीमत लोच पढ़ेंगे, ठीक है। कीमत लोच पढ़ लेंगे तो समझ में सब आ जाएगा, यानी सब कुछ आ जाएगा। और इसमें अब हम आप लोगों से सवाल भी पूछने वाले हैं। देखो, मान की जो लोच की श्रेणियां हैं 5 हैं, हमने बता दिया 5 हैं, तो इसका मतलब ये है कि 2 इधर कर लो, 2 इधर कर लो, एक अपने आप से पता चल जाएगी, है ना, पता चल जाएगी। या अगर हम इसको पता कर लें तो अगल बगल की पता चल जाएगी। मतलब अगर हम नदी की बीच धारा में चले जाएंगे तब भी किनारे पता चल जाएंगे, और अगर हम दोनों किनारों को पकड़ लेंगे तब भी नदी की धारा बीच की पता चल जाएगी, है ना। अब अगर उसके बाद भी कोई कहता है ढूंढो, तो किनारे और बीच धारा के बीच में निकाल लेंगे, उस किनारे और बीच की धारा में निकाल लेंगे के बीच, समझ में आ रहा है? तो ऐसे ही निकाल लेंगे। तो 5 है, तो 5 में अब एक अगर हमें बीच की पता चल गई तो उसके एक इधर एक उसके उधर, और फिर छोर क्या है वो भी पता चल जाएगा। तो चलो हम सबसे पहले छोर ही निकाल लेते हैं, है ना। सबसे पहले किनारों का पता कर लेते हैं। तो किनारे एक ये हो सकता है कि जो मान की लोच है वो 0 हो, या एक ये हो सकता है कि मान की लोच बहुत ज़्यादा हो, अत्यधिक हो, जिसको हम अनंत बोलते हैं, है ना। तो 2 किनारे मिल गए ना, एक या तो 0 हो सकती है या तो अधिकतम बहुत अधिकतम हो सकती है। अब अधिकतम में हम आज तक पता ही नहीं लगा पाए कि अधिकतम में कितना होता है, तो इसलिए हम उसको इनफाइनाइट बोल देते हैं। तो ये 2 किनारे अगर हमें पता चल जाए तो बीच का भी शायद हम निकाल लेंगे। तो बीच का भी जब एक 0 है एक अनंत है, तो इसका मतलब बीच का कोई एक हो सकता है, संतुलन है ना, दोनों के बीच का एक हो सकता है, क्योंकि अनंत की तो कोई गिनती ही नहीं है ना। तो 0 1 फिर एक ऐसा होगा जो सबको समेट के चले, है ना, सबके बीच का, तो 1 हो गया। फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम 1 के इधर 1 के उधर, यानी 0 से थोड़ा सा ज़्यादा 1 से थोड़ा सा कम, और 1 से थोड़ा सा ज़्यादा और अनंत से कम, ऐसा भी कर सकते हैं, है ना। तो इसको हम पहले ऐसे ही कर लेते हैं। क्या, मान की जो लोच है उसको हम बोलते हैं EP, इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। तो
एक ईपी हो सकता है 0, हो सकता है, और एक ईपी हो सकता है इनफाइनाइट। अब जो इन दोनों के बीच का निकाल लेंगे तो एक हो सकता है ईपी इक्वल टू 1 यूनिट, है ना, यूनिट इलास्टिसिटी। और भी अगर हम निकालना चाहेंगे तो ईपी हो सकता है ग्रेटर देन 1 और हो सकता है ईपी लेस देन 1, हो सकता है। अब इसके अलावा भी दिमाग में कोई बात आ रही हो तो बताओ। इसके अलावा भी अगर किसी के दिमाग में हो कि ये भी हो सकता है, थोड़ा सा कम थोड़ा सा ज़्यादा, ऐसा भी हो सकता है, तो बता। सभी हो गए? अरे ये तो मान लो जो अभी तक विद्वान पढ़ाते आ रहे हैं वो है। आप में से कोई विद्वान हो जो एक एक्स्ट्रा बता दे या एक कम बता दे, है कोई? नहीं है। तो चलो फिर इन्हीं जो 5 को ही हमें पुराने ही लोगों को पढ़ना है तो पढ़ लेते हैं, तो क्या जाता है। तो पहले इसको देखते हैं, ईपी इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं कि हमारी पूर्णतया बेलोचदार, क्या है? पूर्णतया बेलोचदार। वैसे देखो नेगेटिविटी थोड़ा सा खराब लगती है, हमें पॉजिटिविटी से शुरू करना चाहिए। तो हम यहाँ से शुरू कर लेते हैं, इसको हम इनफाइनाइट से शुरू करते हैं और इसको 0 रहते हैं, ठीक है ना। पहले ही बार नेगेटिव आ जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिव लेके चलते हैं। चलो पहला क्या है, ये अनंत है ना, इनफाइनाइट। जब अनंत होगी तो हम उसको क्या कहेंगे? पूर्णतया लोचदार। क्या कहेंगे? पूर्णतया लोचदार मान। परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। परफेक्ट कह लो, परफेक्टली कह लो, जो जो आपने मन में याद करो। परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। तो इसको कैसे डिफाइन, कैसे? देखो इकोनॉमिक्स तो बिना ग्राफ के चलता नहीं है ना, बिना रेखा चित्र के तो बनता नहीं है। तो जब तक हम रेखा चित्र से ना समझाएं तब तक ना तो आपको यकीन होगा, मतलब ना तो आपको संतुष्टि होगी और ना तो सामने वाले को विश्वास होगा कि इन्होंने पूरा काम कर दिया। तो वहीं से हम उसको शुरू भी वहीं पे उसको ख़त्म भी करें। ये आपको पता है, नीचे क्वांटिटी दिखाते हैं मीन्स एक्स एक्सिस पे और वाई एक्सिस पे हम प्राइस दिखाते हैं, पता है, ठीक है। तो ये मान लेते हैं, ये हमें मानना पड़ता है कि ये हमारा मार्केट पोजीशन, इस समय बाजार की स्थिति यही है कि 10 रुपये में सामान कितना मिल रहा है? 1 kg, है ना। और क्या कह रहा है? पूर्णतया लोचदार, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब है कि मांग जो है पूरी तरह लोचदार है, मांग पूरी तरह बदल सकती है लेकिन कीमत में कोई परिवर्तन नहीं होगा, है ना। मांग यहां से ही पता कर लो, मांग पूर्णतया लोचदार है। मांग पूर्णतया लोचदार है तो उसमें प्राइस का कहीं नाम ही नहीं है, यानी प्राइस में कोई चेंज नहीं होगी। मांग हमारी बदल सकती है, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, 5, इधर भी हो सकती है, हाफ भी हो सकती है, चेंज होगी। मतलब प्राइस में डिमांड में चेंज होगा लेकिन प्राइस में कोई चेंज नहीं होगा, ठीक है। एक बात हमने यहाँ नहीं बताया था कि हम मांग की लोच का डेरिवेशन कैसे करते हैं। मांग की लोच का डेरिवेशन कैसे करते हैं, तो उसको हम सीधे वहीं पढ़ा देंगे जब हम पढ़ेंगे मांग की लोच को कैसे मापते हैं, तो वहाँ पर पढ़ा देंगे। वहीं पर हम ये भी बता देंगे कि कैसे ये डेरिवेशन होता है। तो इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया कि वहीं पर साथ में पढ़ देंगे, ठीक है। यहाँ अब यहाँ देख रहे हैं डिमांड हमारी 1 2 3 4
5 एंड सो ऑन इनफाइनाइट, है ना। इसीलिए हम इसको कहते हैं EP इक्वल टू इनफाइनाइट। ठीक है, चलो दूसरा देखते हैं भाई। दूसरा किनारा पे पहुंच जाते हैं, दोनों किनारे देख लेंगे तो बीच वाले तो अपने आप से। दूसरा किनारा है EP इक्वल टू 0। EP इक्वल टू 0 मतलब पूर्णतया बेलोचदार, कोई लोच है ही नहीं, है ना, कोई झुकाव है ही नहीं, बिल्कुल सीधा। थोड़ा सा उसको झुकाओगे टूट जाए, है ना। लकड़ी देखा, ये है हार्ड फ्रेम, इसको अगर हम थोड़ा सा भी झुकाएंगे टूट जाएगा, यानी बेलोचदार। और लोचदार वो है जिसको हम चाहे जितना झुका लें। इसमें देखो हम चाहे जितना झुका लें, जितना चाहे जितनी मर्जी चाहे ले लें, कीमत पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, यानी टूटेगा नहीं, है ना। लेकिन यहाँ पे जो बताने जा रहे हैं पूर्णतया बेलोचदार, जो पूर्णतया बेलोचदार है, अगर हम उसको देखेंगे या उसको झुकाएंगे तो वो टूट जाएगा। पूर्णतया बेलोचदार, पढ़ने में आसानी रहेगी इस तरह से। परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इनइलास्टिक, और इसकी वैल्यू क्या होती है EP इक्वल टू 0। ठीक है, तो पूर्णतया बेलोचदार, इसका मतलब बनाएंगे, इसका रेखा चित्र बनाएंगे कि कैसे बनेगा। क्वांटिटी वही, प्राइस वही, मार्केट पोजीशन 10 रुपए पे 1 kg। ठीक, अब आपको 1 kg ही मिलेगा, क्या 1 kg ही मिलेगा, प्राइस आप चाहे जितना दे दो। कह रहा है ना, मांग बेलोचदार है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कीमत में चाहे जो भी परिवर्तन हो, तो कीमत में चाहे जो भी परिवर्तन हो जाए, लेकिन मांग में कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी प्राइस 10 की बजाय 9 भी हो जाए, 8 भी हो जाए, 5 भी हो जाए, लेकिन क्वांटिटी आपकी 1 kg ही रहेगी। और क्वांटिटी ये मान लो 15 हो जाए, प्राइस आपका 15 हो जाए, प्राइस आपका 20 हो जाए, प्राइस आपका 25 हो जाए, प्राइस आपका 100 हो जाए, लेकिन मांग आपकी, डिमांड आपकी सेम 1 kg। ठीक, अब जब 1 kg है तो ये EP इक्वल टू क्या हो गया 0, क्योंकि मांग में कोई परिवर्तन ही नहीं है ना। जब कोई परिवर्तन नहीं हो मतलब 0 परिवर्तन, तो हम उसको, उसकी जो डिग्री होगी वो 0। ठीक, यहाँ तक आ गया। अब 2 किनारे पता चल गए तो तीसरा तो अपने आप से पता चल जाएगा, है ना। यानी बीच की धार क्या है वो हमें आराम से पता चल जाएगा। अच्छा, ऐसा कोई एग्जाम्पल है इन दोनों का कोई एग्जाम्पल है जहाँ पे कीमतें चाहे जो भी बढ़ जाए, लेकिन यहाँ पे कीमतें वही रहे फिर भी डिमांड बढ़ती रहे, ऐसा कोई एग्जाम्पल है? कीमत वही रहे लेकिन डिमांड में फर्क आ जाए, डिमांड बढ़ती रहे घटती रहे, उससे अभी सर्दियाँ आ रही ना, क्या रजाई की कीमत रोज घटेगी बढ़ेगी? है नहीं ना, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ेगी। थोड़े बहुत का हम नहीं कह सकते, लेकिन डिमांड लगातार बढ़ेगी ना। इधर ही बैठ जाओ। तो इसका एग्जांपल ये होगा, इसका एग्जांपल बताओ। पूर्णतया बेरोजगार, कीमत में उसकी डिमांड वही रहेगी, कीमत चाहे जितनी घटा बढ़ा लो। हाँ, अति आवश्यक वस्तु है, अति आवश्यक वस्तु। नमक की कीमत बढ़ जाएगी तो क्या कम खाने लगे? सर वो रहता है कफन। हाँ, वो भी कह सकते हैं। क्योंकि वो तो
हाँ, लेकिन उसकी रोज जरूरत नहीं पड़ती है। नमक आपका बहुत अति आवश्यक वस्तु है। अगर आप उसको कीमत चाहे जितनी, पहले नमक कितने में खरीदते थे, वही टाटा जिसको कोई पूछता नहीं था, है ना, कोई पूछता नहीं था टाटा, और आज वही टाटा 25 रुपए का मिल रहा है। बिना टाटा के किसी का काम ही नहीं चल पाता, है ना। तो ये क्या है, पूर्णतया बेरोजगार है। डिमांड तो वही है। पहले जितना लोग 1 किलो खाते थे, तो अब भी 1 ही किलो खरीद रहे हैं, 2 किलो नहीं खरीद रहे, लेकिन प्राइस लगातार बदल रहा है, लगातार बढ़ रहा है। तो ये अति आवश्यक वस्तुओं के संबंध में हो सकता है। चलो तीसरा, अब हम इसको कहेंगे लोचदार या इकाई लोचदार या यूनिट इलास्टिक। क्या कहेंगे, लोचदार मांग, लोचदार मांग या इकाई लोचदार मांग बोलते हैं, ठीक है। इकाई लोचदार चलो लिख दे रहे हैं, क्योंकि इंग्लिश जब उसकी आती है तो वो यूनिट इलास्टिक आती है। इकाई लोचदार मांग, इकाई लोचदार मांग इसका आपने पहले देख लिया है, E = 1, मतलब हम जो बीच की धारा है उसको निकाल रहे हैं। वीडियो थोड़ा बदल दी जाए। इकाई लोचदार मांग, इसको हम लोग पहले देख चुके हैं, E = 1 है। जब हमने कहा था दोनों किनारों का पता कर लेंगे तो बीज धारा का पता चल ही जाएगा। तो बीज धारा E = 1 हो गई, ये हमें पता चल गया। अब इसमें होता क्या है, इकाई लोचदार मांग या यूनिट इलास्टिक में होता क्या है, कैसे इसको डिफाइन करेंगे या कैसे इसको बता पाएंगे। तो इसको बहुत आसान तरीका है, इसका बहुत आसान है, सबसे आसान तो यही है। इसमें कुछ नहीं कहना है, यही कहना है कि जितनी प्राइस में चेंज होगी उतना ही चेंज डिमांड में होगा, है ना। सेम चेंज इन प्राइस एंड डिमांड एंड क्वांटिटी, डिमांड और क्वांटिटी सेम, ठीक है। तो दोनों में बराबर परिवर्तन होगा, और जब बराबर परिवर्तन होगा तो जो डिमांड कर्व है, ये हमारी डिमांड कर्व है ना, ये डिमांड कर्व है, डिमांड कर्व बिल्कुल सीधी आएगी, जिसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, और जिसकी जो एंगल होगा 45 डिग्री का होगा, यानी कोण जो बनेगा वो 45 डिग्री का कोण होगा। तो इसको देख लेते हैं, ये आपकी मार्केट पोजीशन है 10 रुपये और 1 kg, ठीक। अब मान लो प्राइस 10 के 20 हो रही है, कितनी हो रही है, प्राइस 20 रुपया बढ़ रही है। तो जब प्राइस 20 रुपया बढ़ रही है तो सीधी सी बात है वो ½ kg हो जाएगा, है ना। फिर अब मान लो प्राइस 5 रुपये हो जाता है, तो ये निश्चित रूप से 2 kg खरीदने लगेगा, ठीक है। ये पॉजिटिव 2 kg है ना, पॉजिटिव रिलेशन, पॉजिटिव कहाँ है, पॉजिटिव एक बढ़ रहा है तो एक घट रहा है ना, जब नहीं विदाउट रिस्क हो इसलिए आप बाहर नहीं, फिर भी और फर्स्ट ईयर की है ये में चल रहा है। तो इसमें देखो जब एक बढ़े दूसरा घटे, मीन्स प्राइस बढ़ रहा है क्वांटिटी घट रही है, प्राइस घट रही है तो क्वांटिटी बढ़ रही है, दोनों उल्टी साइड में चल रहे हैं ना, एक दाएं जाता है तो एक बाएं जाता है, तो इसलिए इसको हम नेगेटिव, और ऐसे में नेगेटिव स्लोप आता है। ये जो वक्र आएगा हमारा ऊपर से
नीचे की तरफ आएगा और वो एक्स एक्सिस के साथ 45 डिग्री का कोण बनाएगा। कितने डिग्री का? 45 डिग्री का। जहां भी 45 डिग्री का कोण बना ले उसको सीधा मान लिया करो कि वो रेखा बिल्कुल सीधी है और उसकी जो इलास्टिसिटी है वो 1 है, मतलब यूनिट एक। इसको हम रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं। ऊपर नहीं बनेगा सर, ऊपर नहीं बन सकता। कैसे ऊपर? जैसे मतलब ये नीचे बनना वैसे ऊपर यहाँ टच करने का हाँ कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। प्राइस 0 हो ही नहीं सकता कभी, है ना? नहीं कर सकता। और क्वांटिटी भी 0 नहीं हो सकती, लेकिन अगर हम इसको बढ़ा दें, अगर हम इसको बढ़ा करके एक्स एक्सिस पे टच करेंगे तो 45 का कोण बनाएगा। ठीक है, उसमें यदि लगा हुआ है। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि ये टच करे, क्योंकि किसी भी प्राइस पर कुछ ना कुछ वस्तु तो डिमांड होती है और कोई ना कोई प्राइस जरूर हो। तो ये हो गया आपका यूनिट इलास्टिक। अब देख लेते हैं यूनिट के इधर उधर भी तो कुछ लोग रहते हैं, है ना? जो मेन मुखिया होता है उसके इर्द गिर्द भी तो कुछ लोग रहते हैं। जैसे अकबर के एक बगल बीरबल, एक बगल मुल्ला दो प्याजा या तेनालीराम और सारे लोग, है ना? तो वो देख लेते हैं उनके अगल बगल जो चेले चपाटे रहते हैं उनको। तो एक क्या हो सकता है? इकाई से अधिक, है ना? इकाई से अधिक हो सकता है और एक इकाई से कम हो सकता है। तो इसको देख लेते हैं, ये क्वांटिटी है और ये प्राइस है। मार्केट पोजीशन लोजदार मार्क, इसको सर क्या बोलेंगे? बेलोजदार मार्क। बेलोजदार मार्क नहीं, इसको बोलेंगे अधिक लोचदार। क्या बोलेंगे इसको? अधिक या अत्यधिक लोचदार। अधिक लोचदार मार्क, मोर इलास्टिक डिमांड। इसको इंग्लिश में कुछ और नाम है, यहाँ तो फल में कुछ दूसरा रखा गया। चलो ठीक है, अत्यधिक लोचदार या अधिक लोचदार। तो अधिक लोचदार में ये आप देख ही चुके पहले एक से अधिक होता है ना? एक से अधिक वाला देख रहे हैं, पहले एक से कम वाला बाद में देख लेंगे। यानी 0 से अधिक होता है, 1 से कम होता है, और ये इनफाइनाइट से कम होता है और 1 से अधिक होता है। तो उसको ये 10 रुपए में 1 kg, यानी इसमें ऐसा होगा कि प्राइस में परिवर्तन कम होगा और डिमांड में ज़्यादा हो जाएगा। ठीक, तो प्राइस हमारा 10 की बजाय मान लेते हैं 20 हो रहा है और डिमांड इसकी घट करके बहुत ज़्यादा, मतलब कि मान लो 1 पाव है ना, 250 ग्राम। इसको हम 250 ग्राम लेते हैं। प्राइस हमारा थोड़ा सा बढ़ा और डिमांड बहुत कम है ना? और अगर प्राइस हमारा घट जाए, प्राइस 10 के बजाय 5 हो जाए तो डिमांड बहुत अधिक बढ़ जाती है। मान लेते हैं 3 kg हो गया, 4 kg हो गया, है ना? तो अगर ऐसा होता है तो जो वक्र हमारा बनेगा वो कितने का कोण बनाएगा? कितने का कोण बनाएगा? ये 30 का बनाएगा, 30 है ना? अगर इसको मिला दिया जाए तो ऐसे मिलाते तो नहीं है, लेकिन अगर मिला दिया जाए तो 30 डिग्री का कोण बनेगा। और इसकी जो ये EP इज ग्रेटर देन 1, ये आप लोग x एक्सिस y एक्सिस लिख लेना सब जगह पे, जहाँ जहाँ भी नाम रख लेना, हर चीज़ का हर पॉइंट
पॉइंट का, जैसे ये इसका नाम यहाँ यहाँ, ये सब जो है कोई ना कोई जहाँ भी जॉइंट होता है वहाँ पे नाम रख लेना। अब हम चलते हैं ये इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार। इकाई से कम लोचदार, इकाई से कम लोचदार मतलब 0 से अधिक, है ना। ये इकाई से कम है कि इकाई से ज्यादा है? काय का ये है सिंबल कैसे है? इकाई से अधिक हो रही, कम हो रही सर, कम है ना ये 1 से। कम है ये इसको कोई बना सकता है? इकाई से कम, ये आपकी क्वांटिटी है और ये प्राइस है, ये मार्केट पोजीशन है 1 kg, ये 10 रुपए में 1 kg। अब कह रहा है इकाई से कम लोचदार, मतलब प्राइस ज्यादा बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, मतलब जिस अनुपात में प्राइस बढ़ेगा उस अनुपात में डिमांड नहीं बढ़ेगी, डिमांड नहीं कम होगी। जैसे अब इसको देख लो, मान लो प्राइस हमारा 20 रुपए हो गया, तो ये जो है इसको कम हो जाना था ½ kg, लेकिन इसको 3 पाव खरीद रहे, है ना। तो ये कम तो हुआ लेकिन उस अनुपात में नहीं जिस अनुपात में प्राइस में चेंज हुआ, है ना। और ऐसे ही प्राइस को कम करके भी देख सकते हैं, ऐसे ही प्राइस को कम करके भी देख सकते हैं। तो जब कम करके देखेंगे तो डिमांड कम बढ़ेगी। ये 10 की बजाय 5 कर दिया तो भी ये क्या हो गई, डिमांड बहुत कम बढ़ी। तो इसका जो बनता है, इसका जो कोण बनता है वो लगभग 60 डिग्री। कितने का? 60 डिग्री का। और सबकी ये इसका EP is less than 1, है ना, इकाई से कम है। प्राइस ज्यादा मात्रा में बढ़ रहा है और डिमांड कम मात्रा में घट रही है। समझ में आ रहा है? और समझ में आ नहीं रहा है बल्कि समझ में आ जाना चाहिए, हैं? जिसको नहीं आया हो हाथ उठा दे, अभी भी वक्त है, फिर से पढ़ा देंगे।